तो स्टूडेंट आपने बाहर सही पढ़ा है थंबनेल पे कि अब मैथ्स में बैक नहीं आएगी और आई है तो चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अप्लाइड मैथ्स 1 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। इसका सेक्शन ए और सेक्शन बी के भी कुछ क्वेश्चन हम करा चुके हैं 2 पार्ट में। अब तीसरा पार्ट ये आपको हम करवाने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा होगा। इसमें आपको गिवन है इफ क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ ए गिवन दैट, जो गिवन है आपको वो ये है गिवन दैट, क्या गिवन है, नंबर ऑफ ए माइनस बी बराबर दे रखा है 24। ठीक है जी, और नंबर ऑफ बी माइनस ए बराबर दे रखा है 19 एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर दे रखा है 11। ठीक है जी, और आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू भी क्वेश्चन मार्क और नंबर ऑफ ए यूनियन बी भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, ए और बी इसमें सेट्स हैं स्टूडेंट, ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। ठीक है जी, लिखा हुआ भी है यहाँ, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स। देखो यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि, हाँ समुच्चय सिद्धांत का क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार ये रिपीट होता है स्टूडेंट, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ये 3 चीजें दे रखी है, 3 चीजें आपको निकालनी है, तो कैसे निकलेगी ये बताइए, ये कैसे निकलेंगी। तो देखो ये कैसे निकलेंगी, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहे हैं तो ये ऐसे निकलेंगी कि ए बी और ये, हाँ तो स्टूडेंट इसके लिए आपको 3 फॉर्मूले याद रहने चाहिए। इसमें 2 मेथड है, इसको निकालने के 2 मेथड है, एक लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट देखो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप पॉलिटेक्निक क्लियर कर लोगे, पास आउट हो जाओगे, तो जब आप जूनियर इंजीनियर का, सरकारी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम दोगे वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वहां शॉर्टकट तरीके से करना पड़ता है क्योंकि समय कम रहता है। यहाँ पे आपको सेमेस्टर एग्जाम में आपको लॉन्ग तरीके से करना है, और लॉन्ग तरीके से और शॉर्ट दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। तो लॉन्ग तरीके से पहले बात करते हैं फर्स्ट मेथड में। तो इन तीनों चीजों को निकालने के लिए आपको 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। नंबर 1 फॉर्मूला है स्टूडेंट, वैसे देखिए डिटेल लेक्चर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के आगे, वहां जाके देख लीजिएगा अगर बिल्कुल भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर उसके अलावा और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं तो। ठीक है, एक है नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है ये वाला। ठीक है जी, अब ये वाला कहां पे होगा, इसको निकालने के लिए होगा, लेकिन नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी पता होना चाहिए। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो पता है, लेकिन ये दोनों पता नहीं है, तो पहले ये निकालने पड़ेंगे। तो इसका मतलब इससे इस फॉर्मूले को लगाने से पहले हमें एक नंबर ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ ए माइनस बी एक फॉर्मूला होता है इसमें, नंबर ऑफ ए माइनस बी बराबर नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, तीसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ बी माइनस ए बराबर नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो ए माइनस बी का नंबर अगर निकालना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए आएगा, ए यहाँ पे पहले है ना, जो पहले होगा वो यहाँ पे आएगा, और माइनस में तो ए इंटरसेक्शन बी ऊपर भी है नीचे भी है। यहाँ पे बी पहले था तो नंबर ऑफ बी आया है पहले। ठीक है, ए पहले होगा तो ए पहले आएगा, बी पहले होगा तो बी पहले आएगा। ठीक है जी, उसके बाद माइनस में ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन है। इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। मैं वेन डायग्राम से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट। ये 2 सेट है, मान लीजिए ये गोला, ये सेट ए है, ये दूसरा गोला सेट बी है। ठीक है जी, तो जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये ए में भी है और बी में भी है। देखो बी में भी है और ए में भी,
तो जो दोनों में कॉमन होता है ए और बी में उसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, उसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी। और जो ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, ये वाला ए का जो बचा हुआ पोर्शन है जो बी के साथ कॉमन नहीं है, उसकी बात करें तो इसको बोलते हैं ए माइनस बी। ये वाला पोर्शन ए माइनस बी होता है, ए में से बी वाला पोर्शन घटा दिया तो इसको ए माइनस बी बोलते हैं। और ये वाला पोर्शन जो होता है ये होता है बी माइनस ए, ठीक है जी। इससे मिलकर के ये चीजें बनती हैं, ठीक है। आगे हम बताएंगे शॉर्टकट मेथड में, अभी ये 3 फॉर्मूले याद रख लीजिए। अब देखिएगा, नाउ ये चीजें गिवन है आपको, अब आगे क्या करना होगा आपको, आगे क्या करना होगा, आगे इस फॉर्मूले को लगा दो, क्योंकि भैया ए माइनस बी भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी भी दे रखा है, तो नंबर ऑफ ए आपको निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूले को लगाइए, वी नो दैट नंबर ऑफ ए माइनस बी बराबर होता है नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद रखना पड़ेगा आपको ये, ठीक है जी। हाँ, नंबर ऑफ ए माइनस बी कितना है भैया, देखो 24 है ना, तो 24 रख दीजिए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए आपको निकालना है, इसको एज इट इज रखो, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है जी, 11 है जी, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे नंबर ऑफ ए बराबर कितना आ रहा है, ये माइनस का 11 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 24 प्लस 11 हो जाएगा, ठीक है जी। और 24 प्लस 11 कितना होता है, 35। तो नंबर ऑफ ए 35 आ गया जी। इसका आंसर क्या आया है, क्वेश्चन मार्क की जगह आप 35 आप रख सकते हैं, ठीक है जी। एंड फिर से हम जानते हैं दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ बी माइनस ए बराबर होता है नंबर ऑफ बी, क्योंकि बी पहले तो नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में आता है, इसमें भी, ठीक है जी। रख दीजिए भैया मान, b माइनस ए कितना है, नंबर ऑफ b माइनस ए 19 है जी, इज इक्वल टू नंबर ऑफ b आपको निकालना है जी, माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन b 11 दे रखा है जी, ठीक है जी। अच्छा, एम्प्लाइज नंबर ऑफ b आपको यहां से निकल जाएगा जी, माइनस का 11 इधर जाके 19 के साथ प्लस का हो जाएगा जी, और 19 से 11 कितना होता है जी, 30 होता है जी। तो नंबर ऑफ b कितना आ गया, 30, तो आप क्वेश्चन मार्क की जगह 30 रख सकते हैं जी, ठीक है जी। इस प्रकार से ये हो गया। एंड अब देखिए लास्ट, एंड अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ ए यूनिट बी चाहिए, इसका फॉर्मूला ये है नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, देखो ये याद होना चाहिए आपको, हाँ, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी। अच्छा, हमें नंबर ऑफ ए यूनिट बी निकालना है ना, तो निकाल लीजिए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए आपको अब पता चल चुका है कितना आया था जी, 35 आया था जी, प्लस नंबर ऑफ बी 30 आया था जी, माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी तो 11 आपको दिया हुआ है जी, ठीक है जी। इन सबको जोड़ करके 35 और 30 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 65, और 65 में से 11 घटा दो, पहले 1 घटाओ तो 64 बचता है, 64 में से 10 घटाओ तो 54 बचता है, तो 54 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ये आपका 54 आ गया जी, ठीक है जी। इस प्रकार से ये लॉन्ग कट तरीका है, लॉन्ग मेथड है। अब शॉर्टकट मेथड में आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट कि इसको कैसे करते हैं शॉर्टकट तरीके से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। शॉर्टकट मेथड हम वेन डायग्राम से करते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं इनको, गोले बना करके, ठीक है जी। जो सबसे पहले हम उसको भरते हैं जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में या 3 भी कभी सेट होते हैं तो तीनों में कॉमन हो, जो सबसे कॉमन एरिया है उसको भरते हैं सबसे पहले, ठीक है जी। तो ये वाला पोर्शन कॉमन वाला है, ठीक है जी, ये देखो ऐसा होता है, ये कॉमन वाला एरिया ये वाला है, ठीक है। तो ये कॉमन वाला एरिया है, इसको सबसे पहले भरेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी आपको दे रखा है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कितने नंबर हैं, 11 हैं, तो 11 लिख दीजिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 11 लिख दीजिए, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन ए माइनस बी भी दे रखा है, देखो 24 दे रखा है, नंबर ऑफ ए माइनस बी कितना है जी, 24 है जी, कितना है 24, ओके, तो 24 हो गया, इसको हम हाँ, ये 24 हो गया, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ बी माइनस ए भी दे रखा है जी, ये 19 हो गया जी, बस ये 19 हो गया।
अब आप यहीं से सब कुछ कर सकते हैं, आपने जो दिया था वो भर दिया, सबसे पहले कॉमन एरिया तब ये ओके। अब बोला जाएगा भाई नंबर ऑफ ए बताओ, तो नंबर ऑफ ए ये वाला है ना, नंबर ऑफ ए के अंदर कितने हैं, ए के अंदर 24 भी और 11 भी, 24 और 11 कितने होते हैं 35, तो नंबर ऑफ ए 35 है जी, देखो 35 आ गया ना, है ना, नंबर ऑफ 35 ओके। नंबर ऑफ बी कितना है जी, देखो इसमें 11 भी आ रहा है और 19 भी आ रहा है, 30 है जी, 30 तो 30 हो गए, ठीक है जी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है जी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होता है ये सब मिला करके नंबर ए यूनियन बी होता है, और ए इंटरसेक्शन बी केवल बीच का हो, कॉमन एरिया होता है। ए यूनियन बी क्या होता है, सारा मिला के जितना भी ए और बी के अंदर है तो सबको जोड़ दो। 24 और 11 कितना होता है जी, 24 और 11 35 होता है, 35 में 19 और जोड़ दो जी, 35 में 19 जोड़ेंगे तो 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 45, 45 में 9 जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 54 हो जाएगा जी। तो ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी 54 आ गया आंसर, बस। तो ये वेन डायग्राम से करना है आपको, कैसे करना है, वेन डायग्राम से, शॉर्टकट, बिना कुछ करे, बिना पेन चलाए आप सीधा आंसर लिख सकते हैं और आप एक अच्छे सरकारी जेई बन सकते हैं, है ना। इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, आपको दिख रहा होगा साइन 18 डिग्री का मान याद कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है जी, ये भी बहुत रिपीट होता है जी। हाँ, तो कैसे करेंगे भैया, साइन 18 डिग्री का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ऐसा है, साइन 18 डिग्री का मान निकालना हो ना, साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी, ये हमें निकालना है, क्या होगा इसका मान, कैसे निकालेंगे। अब देखिए आपको पता होना चाहिए, अगर आपने हमारे डिटेल लेक्चर देखे होंगे, नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर का, उसमें हमने साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इनके मान तो बता रखे और ये आपको आता है कि कैसे निकालते हैं, ठीक है, अगर डिटेल लेक्चर देखें तो ओके। लेकिन 18 डिग्री का तो नहीं भैया पता, तो 18 डिग्री को कैसे करेंगे बताइए। अब देखिए इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं, देखो लेट ए इज इक्वल टू 18 डिग्री, 18 डिग्री को हमने ए मान लिया, तो 18 डिग्री को अगर ए मान लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ए का मान निकालना होगा हमें, इसका मतलब तो ये हुआ ना फिर, है ना। 18 डिग्री को हमने ए मान लिया तो साइन ए निकाल दो, बस वही साइन 18 डिग्री होगा, ए बराबर 18 माना, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका ध्यान रखना, इसका मतलब ये हुआ कि हमें साइन ए का मान निकालना है आगे, ओके। अच्छा, हमने ए इज इक्वल टू 18 डिग्री मान लिया और इसके दोनों पक्षों में हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर 5 ए हो जाएगा, इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 में, तो 18 5 90, हाँ 18 5 से 90 डिग्री, ओके जी। अब ये हमने ये इसलिए किया क्योंकि हमको ऐसा एंगल लाना था जिसको हमें पता है, क्योंकि हमें 0 पता है, 30 डिग्री पता है, 45 60 और 90 डिग्री पता है, तो 90 डिग्री ज्यादा सरल है, साइन 90 डिग्री का मान पता है, कॉस 90 डिग्री का मान पता है, उसमें एंगल चेंज करने का भी सिस्टम होता है, तो इसलिए हमने 90 डिग्री बनाया इसको, ठीक है जी, इसलिए 90 डिग्री कंफर्टेबल है सॉल्यूशन निकालने के लिए, इसलिए इसको हमने 90 डिग्री बनाया। और जब इसको 90 डिग्री बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे, तो इसलिए फिर इस साइड को भी करना पड़ा, जब इधर 5 को मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ा, बैलेंस करने के लिए ना, वो करना पड़ता है, मैथमेटिक्स का रूल है ये, ओके। अच्छा जी, अब आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, 5a को हम करते हैं चलो यहाँ पे करते हैं, चलो एम्प्लाइज करके 5a को आप 2a प्लस 3a कर देते हैं, ठीक है जी, और इधर 90 डिग्री ही रहने देते हैं, ठीक है, 2a प्लस 3a कर दिया हमने। अब क्यों करा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा क्यों करा, हाँ। अब 3a को उधर ले जाओ जी, तो यहाँ 2a रहेगा और 90 डिग्री माइनस 3a हो जाएगा, ठीक है, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब देखो 5a को 2a प्लस 3a करा, हाँ, ये क्यों किया, धीरे धीरे आगे समझ, क्योंकि साइन 2a साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा का हमारे पास फॉर्मूले हैं, इसलिए हमने 2 और 3 में बांटा इसको। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है, कॉस 3 थीटा का भी है कि नहीं, और साइन 3 थीटा का भी है, कॉस 2 थीटा का भी है, लेकिन साइन 4 थीटा साइन 6 थीटा इनके हमारे पास फॉर्मूले नहीं है, तो इसलिए हमने 2 और 5 किया इसको, ठीक है जी, क्या किया 2 और 5, या साइन 5 थीटा का हमारे पास एक एग्जैक्ट कोई फॉर्मूला नहीं, इसलिए हमने इसको 2 और 3 में चेंज किया, बांट दिया।
अब 3 को उधर, आप बोलेंगे भाई 2 को क्यों ले जाए, भाई 3 को ले जाएंगे हम, क्योंकि उससे आगे आप देखेंगे तो उस सॉल्यूशन ज्यादा इजीली हो जा रहा है जब 3 उधर ले जा रहा है। तो जो बड़ा होगा इनमें से उसको उधर ले जाना, याद रख लेना थोड़ा इसको बस, है ना। अच्छा, एम्प्लाइज आगे देखिए अब दोनों पक्षों में साइन ले लीजिए, दोनों पक्षों में साइन लेने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2a हो जाएगा भैया, इधर हो जाएगा साइन 90 माइनस 3a, है जी, ये हो गया ना, साइन 90 माइनस 3, और साइन 90 माइनस 3a, साइन देखो आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है जी, साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव होता है तो साइन भी पॉजिटिव होगा, और 90 पे चेंज होता है तो साइन की जगह कॉस आ जाता है। ये हमने डिटेल लेक्चर में बता रखा, अगर ये चीज आपको जानकारी नहीं है तो डिटेल लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री के देख लीजिए, वहां बिल्कुल समझ में आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, चूंकि साइन 90 माइनस 3 इक्वल टू कॉस थीटा, इसलिए साइन 90 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 3 हो जाएगा, कॉस 3 हो जाएगा, ठीक है जी, हो जाएगी नहीं। अब साइन 2a बराबर कॉस 3 हो गया। अब आपको पता है साइन 2a का फॉर्मूला भी आपको पता है और कॉस 3a का फॉर्मूला भी आपको पता है, इसीलिए हमने 2a प्लस 3a किया था इसको, ठीक है जी। तो साइन 2a का फॉर्मूला पता है आपको क्या, बताइए देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है जी, ओके। और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है जी। एक साइन 3 थीटा का भी होता है, मैं लिख दे रहा हूं, ये आप यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखिए क्यूब जो है 4 के साथ आता है, क्यूब और 4 एक साथ आता है, 3 अलग आता है, देखो क्यूब और 4 एक साथ, 3 अलग आता है, ठीक है जी। कॉस का है तो दोनों कॉस के होंगे, साइन का है तो दोनों साइन के होंगे, कॉस का है तो 4 क्यूब पहले आएगा और साइन का है तो 4 क्यूब बाद में जाएगा, ठीक है जी। इस प्रकार से याद रख लेना। तो फिलहाल आप इसको रट लीजिए, इसको रट लीजिए, भाई इंपॉर्टेंट है बहुत, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर बार। अगर ये आपको याद नहीं है तो समझो कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है और आपको डिटेल लेक्चर देखने की जरूरत है क्रम से, तब जाके कुछ हो पाएगा। हाँ, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस 2, ठीक, ओके। तो साइन जब साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो थीटा की जगह a है तो साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन a इंटू कॉस a हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू कॉस 3 बराबर, जब कॉस 3 थीटा बराबर ये होता है तो a की जगह थीटा की जगह a रख दो, तो cos 3 बराबर हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है जी, ये हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि cos इधर से कॉमन आ रहा है और इस वाले से कट जा रहा है, हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। हाँ, तो हम काट देंगे उसको जी, भाई जो कॉमन आ रहा है काट दीजिए, भाई cos ये यहाँ पे भी है, cos ये यहाँ पे भी, यहाँ से दोनों से cos कॉमन लेकर के इधर साइड वाले से कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 साइन ए इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, कॉस ए कॉमन आए तो यहाँ स्क्वायर बचेगा, क्यों था ना, 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे केवल 3 बचेगा, कॉस ए कॉमन आ चुका है, ठीक है जी, ओके। अब ऐसा करिए कि जहां पे कॉस है उसको भी साइन में बदल दो, क्योंकि साइन में सारा बदल जाएगा, हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी थी, तो ये तो साइन ए, इसको तो ठीक है, ये रहने दीजिए, 2 साइन ए इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर है। देखो आपको पता होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, देखो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है जी। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो जब ये होता है तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करें, ठीक है जी। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो यहाँ पे cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि थीटा की जगह ए है ना भैया, हाँ, और माइनस 3, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो भैया, 2 साइन ए इज इक्वल टू 4 का अंदर मतलब 4 1 में करेंगे 4 माइनस यहाँ करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर ए माइनस 3, ओके। अब इस
चलो एक और कर दो। 2 साइन ए इज इक्वल टू 4 में से 3 गए, 1 बचता है, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी। अब ये द्विघात समीकरण टाइप कुछ बन रही है। ठीक है, इस पूरे को इधर लेके आओ, इधर लेके आओ, इधर लेके आओ, और हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। चलो हाँ, हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये मिटा देते हैं भैया। हाँ, इसका इनका काम हो चुका है, इनको मिटा दो। चलो यहाँ पे देखिए, इस पूरे को यहाँ से उधर ले जाओ। क्या ले जाओ? इस पूरे को उधर ले जाओ। तो देखिए माइनस का 4 साइन स्क्वायर ये उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी। और फिर प्लस का 2 साइन ए वहां ऑलरेडी है उस साइड को, है ना, और 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इधर सारा का सारा क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0 बचेगा। समझ रहे बात को? समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, अब आपको इसमें कुछ नजर आ रहा होगा, अगर आप थोड़ा पारखी नजर से देख रहे हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप यहाँ पे बन रहा है। अगर आप साइन ए की जगह एक्स रख देंगे तो वही बन जाएगा। साइन ए की जगह यहाँ पे एक्स रखेंगे तो क्या बनेगा? 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण बन गई ना। तो इसका मतलब जब ये वाली इक्वेशन होती है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण की व्यापक समीकरण, इसको जब सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं? द्विघात समीकरण को सॉल्व करना आता है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है? अच्छा, आता है तो बताइए कैसे आता है। एक तो भैया इसका यह है कि फैक्टर करते हैं, दो जो बीच का पद होता है उसका फैक्टर करते हैं, एक ही तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड। एक तरीका यह है कि श्रीधराचार्य का एक फॉर्मूला होता है, उससे करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को सॉल्व करना मतलब एक्स की वैल्यू निकालना। तो एक्स बराबर श्रीधराचार्य के फॉर्मूला से एक्स कैसे निकालते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन में 2a। ये है जी श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। b क्या है? x का कोफिशिएंट, a क्या है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, c क्या है? कांस्टेंट। ठीक है जी। अब यहां पे आप देखेंगे अगर, तो अगर हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी, हमें क्या निकालना है? साइन ए। इस इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब साइन ए की वैल्यू, इस इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब एक्स की वैल्यू निकालना, इस इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब एक्स की वैल्यू निकालना, है ना। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब साइन ए की वैल्यू, क्योंकि एक्स की जगह साइन ए ना भैया, है ना, साइन ए है ना। तो साइन ए की वैल्यू निकालना, और साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर माइनस बी। देखो साइन ए बराबर माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है? देखो जो एक्स का कोफिशिएंट, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चाहो तो लिख सकते हैं कि b बराबर यहाँ पे है, देखो x का कोफिशिएंट भी, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2, साइन 2 का कोफिशिएंट, तो a का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 4। ठीक है जी। और c की वैल्यू क्या है? -1। ठीक है, तो a b c की वैल्यू निकाल दो। साइन a बराबर, चूंकि श्रीधराचार्य का फॉर्मूला ये है, इसलिए साइन a बराबर माइनस b, माइनस तो रहेगा, b की वैल्यू क्या है जी? 2 है जी, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 4 लिख दो सीधे, 2 का स्क्वायर 4, है ना, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 4 इंटू सी की वैल्यू क्या है? -1। ओके, ये हो गया जी, अपॉन होल अपॉन में 2a, ए की वैल्यू क्या है? 4। ठीक है जी। अच्छा सॉल्व करो इसको, एम्प्लाइज साइन ए बराबर, हमें साइन ए की वैल्यू निकल जाएगी अब, क्योंकि हमें साइन ए निकालना है ना। देखो यहाँ पे साइन ए का मतलब साइन 18 डिग्री का मान निकालना है। साइन ए बराबर -2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, देखो -4 4 और 1, 4 चौक 16, -16 और माइनस यहाँ ऑलरेडी तो प्लस का 16 हो जाएगा। 4 प्लस 16 कितना होता है? 20 होता है जी, और अपॉन में 4 दूना 8 होता है जी। ठीक है जी। अब देखो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 को आप 2 दूना 4 पंजे 20, हाँ, तो 2 दूना 4 पंजे 20 √5, तो 2√5 लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट 20 को 2√5 लिख सकते हैं। पता होना चाहिए आपको, रूट 6 7 8 में पढ़ाया जाता है। हाँ, अपॉन 8 ओके जी। अच्छा अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन आकर के नीचे वाले से कट जाएगा। हाँ, तो साइन ए बराबर हो जाएगा, 2 कॉमन आके नीचे 2 कॉमन आओ तो ऊपर क्या बचेगा? -1 प्लस माइनस 2 कॉमन आ गया और √5,
और अपॉन 2 कॉमन आके इससे काटेंगे, 2 से 8 को काटेंगे तो 4 बचेगा नीचे। ठीक है जी। अच्छा, तो साइन ए की 2 वैल्यू आई है, साइन ए की 2 वैल्यू आई हैं, एक तो प्लस वाली, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो। ठीक है जी। तो साइन ए बराबर -1 प्लस √5/4 या फिर साइन ए बराबर क्या होगा -1, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो और एज इट इज, यहाँ प्लस लिए यहाँ माइनस लेंगे, √5/4। ठीक है जी। अब इसमें से या साइन ए की वैल्यू ये होगी या फिर ये होगी। अब चूंकि क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ माइनस चिन्ह दोनों जगह कॉमन आके पूरा का पूरा, हाँ यहाँ पे अगर हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे ना तो अंदर पूरा बचेगा 1 प्लस √5/4। तो इसका मतलब ये हुआ ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है। और साइन ए का मान 18 डिग्री है। ठीक है जी। ए का मान 18 डिग्री है, तो 18 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, सारे ही पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव होने का तो कोई क्वेश्चन नहीं है। साइन 18 का मान हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब साइन ए की ये वाली वैल्यू तो नहीं हो सकती, तो यही वैल्यू होगी। क्यों, साइन ए की जगह आप साइन 18 रख दीजिए, साइन 18 डिग्री बराबर √5 चाहो तो पहले लिख दो, √5 -1/4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको याद भी रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी कभी कभी यूज करना पड़ सकता है। तो साइन 18 का मान √5 -1/4, √5 -1/4 ऐसे याद कर लो। मैं भी आपके साथ याद कर लेता हूँ, साइन 18 का मान √5 -1/4। ठीक है जी। तो ये आपका आंसर, अगर आपको आंसर याद है तो सॉल्व करने के बाद जब आएगा वो तो आपको लगेगा ओके मेरा आंसर ठीक आ गया। अगर आपको आंसर याद है तो ये याद भी रखना पड़ता है, कहीं दूसरे क्वेश्चन में सीधे डायरेक्ट यूज भी होता है, तो √5 -1/4 याद रख लेना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लेना। अगर अभी भी समझ में तो फिर से रिवाइज करो, टक टक करके पीछे जाओ या जो भी है वो पीछे जाओ, फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखो, और फिर भी समझ नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर 15 के आगे ट्रिग्नोमेट्री के पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां पे जाके डिटेल लेक्चर देख लो तो सब कुछ समझ में आएगा गारंटी के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इवेलुएट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब एक का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। घनमूल पता है आपको क्या होता है? घनमूल, एक का घनमूल। जैसे घनमूल का मतलब होता है, देखो एक होता है वर्गमूल। हाँ, वर्गमूल मतलब जैसे 25 दे रखा है, 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो रूट के अंदर यहाँ पे 2 लिखा जाता है, इसको बोलते हैं वर्गमूल का चिन्ह। हाँ, रूट के अंदर यहाँ पे 2 लिखा, ये वर्गमूल, 25 का वर्गमूल। या फिर इसको ऐसा भी लिखते हैं, अगर रूट का चिन्ह नहीं लगाते हैं तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है कि 25 की पावर 1/2, 25 की पावर 1/2। ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं 25 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल। और 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है, क्योंकि 5 × 5 = 25 होता है। समझ रहे हो? हाँ, इसी प्रकार से जैसे कि मान लीजिए 27 है, 27 का घनमूल बताइए, तो घनमूल के लिए रूट का जैसा चिन्ह लगता है, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा जाता है। घनमूल के लिए क्यूब रूट के लिए 3 लिखा जाता है, स्क्वायर रूट के लिए 2 लिखा जाता है। इसको इसी प्रकार से इसको भी आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर क्यूब रूट का साइन नहीं लगाना है तो 27 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। ये भी क्यूब रूट ऑफ 27 है, क्यूब रूट ऑफ 27 है। और क्यूब रूट ऑफ 27 होता है 3, क्योंकि 3 को 3 टाइम्स 3 × 3 × 3, 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 27 होता है। क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, इसलिए 27 का क्यूब रूट 3 होता है। इसी प्रकार से 25 का वर्गमूल 5 होता है, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है। ठीक है जी। वर्गमूल और वर्ग, घनमूल और घन, क्यूब रूट और क्यूब। ठीक है जी, ये समझने की आप कोशिश करिएगा। तो जैसे 27 का क्यूब रूट निकालना हो तो उसकी पावर 1/3 करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? 1 का क्यूब रूट निकालना है, तो 1 का क्यूब रूट निकालना है तो 1 की पावर 1/3 लिखेंगे। हमें क्या निकालना है? 1 का क्यूब रूट बताइए, 1 की पावर 1/3 = क्या होगा, ये बताना है हमको। क्या बताना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताओ, 1 का क्यूब रूट बताओ, तो क्या होगा जी? हमें नहीं पता क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं x होगा जी। लेट इसका क्यूब रूट = x, हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो इसका मतलब x की वैल्यू हम निकालेंगे आगे, और x की वैल्यू जो भी होगी वही आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा, क्योंकि हमने इसको x मान लिया ना। हाँ, अब जब इसको x मान लिया, ध्यान से देखना,
अब दोनों पक्षों में घात 3 करने पर देखो ऐसा होता है, एक मिनट जरा मैं बताऊं आपको कि जैसे 25 की पावर 1/2 है ना, और 1/2 बराबर 5, ठीक है जी। तो जब यहां से 1/2 हटा दिया जाता है तो इधर स्क्वायर बन जाता है, 5 का स्क्वायर। 1/2 हटाने पे इधर क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। और अगर 27 की पावर 1/3 बराबर 3 है और यहां से 1/3 हटा दिया जाए तो इधर तो 27 रहेगा, लेकिन इधर 3 की पावर 3 हो जाता है। तो जो 1/3 है यहां से हटाने पे यहाँ पे 3 हो जाता है, 1/2 है यहां से हटाने पे 2 हो जाता है, मतलब उधर साइड जाकर के 2 हो जाता है। इसको याद रख लेना है इस टाइप से, क्योंकि 3 की पावर 3 27 होता है, इसलिए बस 25 की पावर 1/2 बराबर 5, तो 25 का स्क्वायर बराबर 25, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से 1/3 हटाते तो इधर 3 हो जाएगा, तो इधर 1 रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की घात 3, ठीक है जी। एम्प्लाइज अब x1 को x की घात 3 के साथ ले जाओ, x की घात 3 अपनी जगह पे, 1 को उधर ले जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 1 को आप 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, क्यों, 1 का क्यूब 1 ही होता है। और a क्यू माइनस बी क्यू को फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, चूंकि a क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है पता है आपको, ये होता है जी a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपको याद रखना पड़ेगा भैया, ठीक है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ये भी आपने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये अगर फॉर्मूला याद है आपको तो यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू को फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए की जगह एक्स है और बी की जगह 1 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 1, और फिर आगे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए बी मतलब एक्स इंटू ए एक्स, ओके जी, इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब ये और ये दो पद हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो x माइनस 1 बराबर एम्प्लाइज x माइनस 1 बराबर 0, या फिर और हाँ और या फिर x स्क्वायर, इसको थोड़ा द्विघात समझो, x को पहले लिख दो प्लस x प्लस 1 बराबर 0, या फिर ये 0 होगा, ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, है ना। अच्छा एम्प्लाइज अगर ये 0 होगा x माइनस 1 बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। या फिर अगर ये 0 होगा तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा, बताओ, बताइए भाई। ऐसा है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को फैक्टर होते तो फैक्टर करो, फैक्टर तो इसके होंगे नहीं, तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाओ, जैसे कि मैंने अभी ठीक पहले बताया आपको। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या है कि जब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को इक्वेशन है, तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से, तो क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, ये याद रखना पड़ेगा, हाँ ध्यान देना, ये क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा भैया। ये जब ये इक्वेशन है तब ये है, ठीक है जी। और जब ये इक्वेशन है तब x बराबर क्या होगा, अगर ये इक्वेशन है तो x बराबर तो ये होता है, और जब ये इक्वेशन तो x बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि a बराबर क्या है, यहाँ पे a बराबर क्या है, a बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब a बराबर 1 है। a b c निकालना है तो इसकी तुलना इससे करो जनरल इक्वेशन से, ठीक है जी। b बराबर क्या होगा जी, यहाँ पे b बराबर x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है जी। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है, तो c बराबर 1 होगी। तो a b c की वैल्यू 1 1 1 है, और इस फॉर्मूले में रख दो और आपका x निकल जाएगा। तो x बराबर होगा माइनस b मतलब 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 4 इंटू ए मतलब 1 इंटू सी मतलब भी 1, ठीक है जी, अपॉन 2a, ए मतलब 1, ठीक है, ओके हो गया। तो x बराबर तो ये 1 है, या फिर यहाँ पे x बराबर क्या होगा भैया, x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस, अब देखो ये हो गया आपका अंडर रूट के अंदर 4 हाँ 4 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा ना भाई, हाँ ठीक है। तो 2 इंटू 1 2 होता है जी, ठीक है जी। अच्छा अब देखिए आगे देखो, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, देखो रूट -3 को आप रूट -1 इंटू √3 लिख सकते हैं, रूट -1 को आप रूट -1 इंटू √3 लिख सकते हैं, और रूट -1 को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका नाम आयोटा दिया है,
अगर आपने हमारे डिटेल लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर के पढ़े होंगे तो वहाँ पे हमने बता रखा है कि √-1 का मतलब आयोटा होता है और इंटू √3 आप अपनी जगह पे, तो इसका मतलब √-3 इक्वल टू आयोटा √3 होता है। तो यहाँ पे आप आयोटा √3 लिखेंगे, क्योंकि रूट के अंदर माइनस वैल्यू जब आती है तो वो आयोटा को दर्शाती है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, डिटेल लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर के आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के आगे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के डिटेल लेक्चर का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके अगर आप सीरियल से कॉम्प्लेक्स नंबर के एक एक लेक्चर को देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, सब कुछ समझ में आएगा आपके, है ना। अपॉन यहाँ पे देखिए 2 है अपॉन में, ठीक है जी, बस हो गया आंसर। एक बार प्लस एक बार माइनस, क्या दिक्कत आ रही है ना। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या आई है, एक तो 1 आई है भैया, एक तो 1 आई, एक बार प्लस लो तो ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा √3/2 कॉमा, फिर एक बार माइनस लो, -1 माइनस आयोटा √3/2 आंसर। तो ये है भैया x के 3 मान, x का मतलब 1 की पावर क्यूब। आप यहाँ पे चाहो तो इसकी जगह ऐसा कर सकते हैं कि 1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसके घनमूल, इसके क्यूब रूट 3 है, 3 आएंगे, 1/3 के 3 आते हैं, 1/2 के 2 आते हैं, ठीक है जी। तो 3 आएंगे मान, एक तो 1 आया, एक ये आया, एक ये आया, 3 है इसके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है जी। आपके बुक में जब आप बुक से देखेंगे तो बुक में आपको दूसरे तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज किया गया है, तो उससे बेटर ये इस तरीके से आप करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अगर पावर बड़ी है तो तब डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, यहाँ पे आपको रटने की जरूरत नहीं कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे ही निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, रेड बटन आता है ना नीचे, उसको दबा दिया करो, कुछ नहीं होता उससे, ठीक है चिंता मत करो। तो क्योंकि उससे क्या हुआ कि हमारा उत्साह बढ़ता है कि हमसे लोग जुड़ रहे हैं, और आपको भी आने वाले टाइम में वीडियोज या नई नई अच्छी अच्छी वीडियोज हम आपको भेजते रहते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाता है, ठीक है जी। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और लाइक का बटन भी आता है एक वहाँ पे, उसको भी दबा दीजिए, और एक थैंक्स का बटन भी अभी यूट्यूब ने हमको दिया है, थैंक्स का बटन नीचे लाइक के बगल में, फिर दूसरे थैंक्स नाम से, वहां पे जाकर के आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्चुअली क्या हो गया कि इस क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते करते मैं यहाँ पे फाइनल पे आ गया, लेकिन वीडियो को मैंने ऑन नहीं कर पाया, भूल गया। मतलब मैंने सोचा वीडियो ऑन चल रहा है तो मैं इसको पढ़ाते गया और रिकॉर्ड हो नहीं पाया, क्योंकि उसको मैंने स्टॉप करा हुआ था। तो सॉरी, मैं यहाँ पे देखिए सॉल्व करा हुआ क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है जी। तो क्या है कि सबसे पहले आप देखेंगे गिवन दैट a + b + c = 180, ये आपको दे रखा है, a + b + c = 180 आपको दे रखा है, ठीक है जी। अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि c को उधर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे a + b + c = 180 - c हो गया। क्यों ले जा रहे हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा आगे, ठीक है जी। अब दोनों पक्षों में tan ले लिया हमने। अब tan क्यों लिया, क्योंकि भैया tan हमें प्रूफ जो करना है ना उसमें tan की जरूरत है, इसलिए हमने tan दोनों पक्षों में ले लिया। तो tan a + b बराबर हो गया tan 180 - c, दोनों पक्षों में tan ले लिया, ठीक है जी। अब tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + tan b / 1 - tan a, tan b आपको याद होना चाहिए, इसका हमने ये लिख दिया, ठीक है जी। और tan 180 - थीटा बराबर होता है -tan थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और 180 पे नो चेंज होता है। इसके लिए आपको डिटेल लेक्चर देखने पड़ेंगे, अगर समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो फिर आप रख लीजिए tan 180 - थीटा बराबर -tan थीटा होता है, तो यहाँ पे tan 180 - c बराबर -tan c होगा, ठीक है जी। इसके अपॉन में 1 रख दिया हमने। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो करना है, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो ऊपर, तो 1 का मल्टीप्लाई tan a + tan b के साथ होगा तो tan a + tan b आएगा, इज इक्वल टू 1 - tan b का मल्टीप्लाई -tan c के साथ होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई -tan c -tan c, -tan b का -tan c के साथ, तो प्लस का tan a tan b tan c हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस, ठीक है ना। थोड़ा सा धीरे से वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब -tan c इधर लेके आएंगे तो tan a + tan b + tan c बराबर tan c प्लस माइनस का tan c इधर आएगा, प्लस का tan c हो जाएगा, इधर क्या बचा tan a tan b tan c, है ना। यही प्रूव करना था। लेफ्ट है, इसको ये लेफ्ट साइड में था तो इसको इधर लेके आओ, इसको उधर लेके आओ, ऐसे कर सकते हैं या फिर यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो ये प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कम समय में आपको 6 मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है जी। तो चलते हैं एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए स्टूडेंट,
इफ x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, तो सो दैट dy बटे dx बराबर दिस, है ना। तो जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख दीजिए, ठीक है जी। गिवन दैट x इज इक्वल टू e की पावर cos 2t एंड y इज इक्वल टू e की पावर sin 2t, ठीक है जी। ये दे रखा है आपको dy बटे dx की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है आपको? dy बटे dx निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है जी। लेकिन x अलग दे रखा है, y अलग दे रखा है, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे देखेंगे, x का डिफरेंशिएशन कर दो। देखो हम क्या करते हैं, डिटेल लेक्चर में हमने बता रखा है, वैसे हम करते हैं यहाँ पे dx बटे dt निकालते हैं, dx बटे dt निकालते हैं, जो भी निकलेगा, ठीक है जी। यहाँ से हम dy बटे dt निकालेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे ना, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट t है यहाँ पे, देखो यहाँ पे t है, ठीक है। तो dy बटे dt भी कुछ निकलेगा, ठीक है जी। अब जब dy बटे dx निकालेंगे हम, क्योंकि हमें तो dy बटे dx चाहिए ना, तो dy बटे dx बराबर होता है स्टूडेंट dy बटे dt बटे dx बटे dt। तो dy बटे dt की वैल्यू जो निकलेगी यहाँ रख दो, और dx बटे dt वैल्यू यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको निकालने से पहले हमें dx बटे dt dy बटे dt निकालना पड़ेगा। dx बटे dt, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, इसको बोलते हैं dx बटे dt, ठीक है जी। एम्प्लाइज dx बटे dt, x हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t कर देंगे, ठीक है जी। तो x का डिफरेंस dx बटे dt हो गया। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है? e की पावर कुछ भी हो, देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x ही होता है। तो e की पावर cos 2t का क्या होगा? e की पावर cos 2t ही होगा। लेकिन इनटू फिर जो पावर होती है उसको फिर से, यहाँ पे पावर x है तो इसका x का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट x? 1 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? cos 2t। अब cos 2t cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t? सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू t cos 2t का डिफरेंशिएशन, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है डिफरेंस। तो cos 2t का माइनस साइन 2t होगा, माइनस साइन 2t इनटू फिर 2t का फिर से करो भैया, cos चेन रूल है, ये चेन रूल है, हाँ? डिटेल लेक्चर में आप देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आ रहा है, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, कैसे समझा। cos 2t का माइनस साइन 2t और फिर 2t का 2 हो जाएगा, क्योंकि t का 1 होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि e की पावर cos 2t का डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू t, तो e की पावर cos 2t इंटू फिर cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस का sin 2t इंटू फिर 2t का 2 हो जाएगा, t का 1, ठीक है ना, ये हो गया। देयरफॉर करो इसको, देयरफॉर एंड इसी प्रकार से आप dy बटे dt निकाल लो भैया, dy बटे dt। तो e की पावर कुछ हो उसका डिफरेंस e की पावर t होता है, इसका डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो e की पावर sin 2t हो जाएगा, इनटू फिर sin 2t का डिफरेंशिएशन, sin थीटा का डिफरेंस cos थीटा होता है, तो sin 2t का cos 2t हो जाएगा, cos 2t इनटू फिर 2t का 2 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ओके। नाउ अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है dy बटे dx। क्या निकालना है? dy बटे dx, और dy बटे dx बराबर होता है dy बटे dt बटे dx बटे dt, आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। dy बटे dt की वैल्यू ये है e की पावर sin 2t इंटू cos 2t इंटू 2 अपॉन dx बटे dt की वैल्यू क्या है? ये है e की पावर cos 2t इंटू माइनस का sin 2t इंटू 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। बचा क्या? बचा यही, बस जो बचा वो रख दीजिए। e की पावर, इसको चाहो तो आप पहले लिख दीजिए, जो हमें प्रूफ करना है वो क्या है? ओके, वो जो है लॉग में है, जो प्रूफ करना है वो लॉग में है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया। अब देखो हमें जो प्रूफ करना है वो -y log x और x log y,
एक्स और वाई में चाहिए हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे टी में है। इसको फिर इसका मतलब हमें इनको इसमें चेंज करना पड़ेगा, इसमें चेंज करना पड़ेगा, इसमें चेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 2 कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो cos 2t और e की पावर, देखो यहां से देखिए e की पावर sin 2t, e की पावर sin 2t की जगह तो y रख देंगे भैया, चलो रख दो, y रख दो, इंटू cos 2t की जगह क्या रखेंगे बताइए, cos 2t की जगह क्या रखेंगे, क्योंकि हमें तो x y में चाहिए, तो cos 2t यहां से निकलेगा। देखो जब e की पावर cos 2t बराबर x है तो अच्छा अब देखो ऐसा करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ले लो दोनों पक्षों में, लॉग e की पावर cos 2t इज इक्वल टू लॉग x, लॉग ले ले दोनों तरफ, है ना। अच्छा तो ध्यान देंगे स्टूडेंट कि जो ये cos 2t है ना पावर वाला, ये आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा cos 2t इंटू लॉग e, और बेस जिसका कुछ नहीं होता उसका e ही होता है, इज इक्वल टू लॉग x बेस, ठीक है जी। जब बेस और ये नंबर दोनों सेम होते तो इसकी वैल्यू 1 होती, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो cos 2t बराबर क्या हो जाएगा, log x, क्या हो जाएगा, log x। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos 2t की जगह आप log x रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, log x रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भैया, क्या है ये, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसी प्रकार से नीचे आइए, अपॉन में e की पावर cos 2t, e की पावर cos 2t की जगह x रख दो, ठीक है जी। फिर माइनस sin 2t, तो माइनस तो आगे रख दो कोई दिक्कत नहीं, इंटू sin 2t की जगह यहीं से sin 2t की जैसे cos 2t का मान क्या है, log x आया ना, तो sin 2t का मान log y आएगा, क्या आएगा, log y आएगा। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। और यही आपको प्रूफ करना है जी, बस हो गया। माइनस यहाँ ऊपर लिख दो, माइनस y log x बटे x log y, प्रूव्ड। इस प्रकार से इसको प्रूफ कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ y इज इक्वल टू रूट के अंदर ये रूट के अंदर x प्लस 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 इनफाइनाइट, और प्रूफ करना है आपको 2y - 1 dy बटे dx - 1 इज इक्वल टू 1। ओके, तो भैया जो दिया हुआ है सबसे पहले तो उसको लिख देते हैं, गिवन दैट y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x, फिर प्लस 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 डैश 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 करके इनफाइनाइट तक जाता है। क्या कहाँ तक जाता है ये, इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है जी, इस टाइप से। और आपको सिद्ध ये करना है, क्या सिद्ध करना है कि आपको ये प्रूफ करना है कि 2y - 1 ब्रैकेट में dy बटे dx इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएशन का है, डिटेल लेक्चर नीचे लिंक है, क्वेश्चन नंबर 19 का है, हम दे देंगे आप कलर का। हाँ, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ट्रिक लगानी, इसमें ट्रिक मतलब क्या है, देखो अनंत का मतलब अनंत होता है भैया, अनंत का मतलब कोई सीमा नहीं है। अगर ये रूट एक्स पहले वाला रूट एक्स में छुपा दूं, तो उसके रूट पहले वाला रूट एक्स प्लस, बस इतना एक्स प्लस तक, रूट एक्स प्लस, उसके बाद क्या है, उसके बाद भी सेम है ना, रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस, फिर भी सेम। तो अगर सागर से एक बूंद मैं निकाल दूं तो सागर पे कोई फर्क पड़ेगा, पता चलेगा कि एक बूंद निकली है, नहीं पता चलेगा। अभी ये पूरा कितना है, y के बराबर है, और अगर मैं एक बूंद मतलब रूट एक्स प्लस को हटा दूं तब भी ये उतना ही रहेगा, मतलब तब भी ये y के बराबर ही रहेगा। सागर से एक बूंद निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अनंत तक है ये रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स। समझ रहे बात को, जरा समझने की कोशिश कर रहा। अभी ये पूरा y है, अभी ये पूरा समुद्र है, अगर मैं एक बूंद यहां से रूट एक्स निकाल भी दूं तब भी ये समुद्र ही रहेगा, मतलब अभी ये y के बराबर है। अगर इसको छुपा भी दूं तब भी ये रूट इससे आगे वाला पोर्शन ये भी y के बराबर ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, इतना चिल्लाने का मतलब ये हुआ कि y बराबर रूट एक्स प्लस
रूट एक्स प्लस, उसके बाद जो भी है सब फिर से वाई ही है, इसको छुपा देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर भी ये पूरा क्या है वाई ही है, तो इसका मतलब इसको वाई लिख सकते हैं पूरे को, इससे आगे के पूरे को सारे हमने वाई लिख दिया। बस यही इतना चिल्लाने का मतलब मेरा था। अब y बराबर क्या हो गया, रूट एक्स प्लस वाई, दोनों पक्षों का इस वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर तो y का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, पता है आपको, इस रूट हट जाता है स्क्वायर करने से, तो x प्लस वाई बचेगा केवल, ठीक है जी। तो y स्क्वायर बराबर x प्लस वाई। अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों इधर भी और इधर भी डिफरेंशिएशन कर दो, क्योंकि हमें dy बाई dx चाहिए ना, तो dy बाई dx का मतलब y का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन क्या होता है कि y स्क्वायर का होता है 2y, और फिर y का हो जाता है dy बाई dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है जी, इज इक्वल टू, ये आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऐसा होता है, नहीं है पता तो डिटेल लेक्चर में नीचे डिस्क्रिप्शन में है डिफरेंशिएशन, पहले समझ लो अच्छे से, ओके। हाँ, यहाँ पे देखेंगे y स्क्वायर का 2y हो गया और y का dy बाई dx हो गया, इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 होता है भैया, विद रिस्पेक्ट टू x जब x का करेंगे तो 1 होता है, ठीक है जी, प्लस y का क्या होता है dy बाई dx, ठीक है जी। अब dy बाई dx को इधर लेके आओ, 1 को उधर ही रहने दो, तो dy बाई, यहाँ तो है 2y इंटू dy बाई dx, dy बाई dx इधर आके माइनस का हो जाएगा dy बाई dx, इधर क्या बचेगा 1 बचेगा जी, ठीक है जी, इधर क्या बचेगा 1 बचेगा जी। अच्छा अब आगे देखो, यहाँ पे dy बाई dx कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लो, इधर ले लो, इधर ले, तो बचेगा क्या, बचेगा 2y, यहाँ तो 2y बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, और dy बाई dx कॉमन आके बाहर आ गया, ठीक है जी, इज इक्वल टू 1। अब देखो यही प्रूव करना था, प्रूव्ड, बस सिंपल है, और आपके 6 या 10 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं सीधे सीधे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी जगह ऐसे भी आता है कभी कभी, देखो y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर e की पावर x प्लस अंडर रूट के अंदर e की पावर x प्लस अंडर रूट के अंदर e की पावर x प्लस टेस्ट इनफाइनाइट, तो इसको क्या हो जाएगा, इसमें y बराबर अंडर रूट के अंदर e की पावर x प्लस सेम y है तो y हो जाएगा, बस स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसको करके देखिएगा, कमेंट में मुझे बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है, ओके। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इसको आप कर सकते हैं। अब सेक्शन सी के क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, ये हर बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, जो क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट वो क्या है, वो कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 5 प्लस 12 आयोटा, 5 प्लस 12 आयोटा, ये 5 प्लस 12 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, क्या होगा, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट इसको मैंने कई बार बता भी चुका हूं और क्वेश्चन पेपर्स में, आप इसका मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि 5 प्लस 12 आयोटा का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, और उससे रिलेटेड 2-4 और क्वेश्चन भी आप स्क्वायर रूट वाले कर लेना, क्योंकि इसके आने की संभावना लगभग कंफर्म है, ठीक है ना, इसलिए, और 10 मार्क्स का भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे मैं लिंक दे दूंगा, लिंक पे जाकर के आप यही सेम क्वेश्चन होगा या फिर इससे रिलेटेड वर्गमूल निकालने का क्वेश्चन होगा, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और फिर अपने आप इसको खुद करना, ठीक है जी। फिर भी कोई दिक्कत होती तो कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से सॉल्व करके आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है जी। इसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना, क्रेमर रूल है भैया, हाँ, क्रेमर रूल आपको पता ही होगा, क्रेमर्स रूल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। क्रेमर्स रूल वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 इक्वेशन दे रखी है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 9, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। तो इन तीनों इक्वेशन को क्रेमर रूल से सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है और z की वैल्यू निकालनी, ठीक है जी। तो x की वैल्यू जो होती है ना भैया, x की वैल्यू होती है d1 बटे d, और y की वैल्यू होती है d2 बटे d, और z की वैल्यू होती है d3 बटे d, ठीक है जी। अब d1 d2 d3 क्या है, यहां से निकलता है, ये भी हमने
कई बार पिछले क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करवा रखा है, नीचे में लिंक दे दूंगा आपको, और उस क्वेश्चन पेपर में इस क्वेश्चन को जो जहां पे सॉल्व कर रखा है वहां पे जाके इसको आप देख लेना कि क्रैमर रूल से समीकरणों के निकाय को कैसे सॉल्व किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आना भी लगभग कंफर्म है आपके एग्जाम में। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लिंक मैंने नीचे दे रखा वहां जाके देख लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से कि कैसे XYZ निकालते हैं क्रैमर रूल से। और फिर भी कोई दिक्कत होती है तो फिर मुझे कमेंट कर देना, और कमेंट करके जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे आपके बच्चों के तो मैं उस हिसाब से फिर से इसको शूट कर दूंगा, फिर से बना दूंगा कोई वीडियो इस पर अच्छे से सॉल्व करके। वैसे मैंने बना रखी है, इसीलिए मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। फिर भी कोई अगर दिक्कत होती है तो बता देना, ठीक है जी। इसी प्रकार से चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 पे, ठीक है जी। 22 जो है इसमें आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A 2 5 3 3 1 2 1 2 1 करके, और आपको A इनवर्स निकालना है, ठीक है जी। आपको क्या है, A आपको दे रखा है, आपको A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स का मतलब A का प्रतिलोम, A का प्रतिलोम निकालना है, ठीक है जी। तो इसका भी हमने डिटेल में इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा है, सेम हो सकता है यही हो, अगर पिछले लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया हो तो सेम भी हो सकता है, या फिर डिजिट थोड़ा बहुत चेंज हो गई तो वहां पे हमने बता रखा है कि ए इनवर्स को कैसे निकाला जाता है। और फिर देखो ए इनवर्स को निकालने का तरीका क्या है। ए इनवर्स का फॉर्मूला है, ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है जी। अब डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट निकालो और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं वो भी आप देख लीजिएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है, नीचे डिटेल लेक्चर का लिंक भी मैं दे दूंगा। मैट्रिक्स में हमने ये करवा रखा है और क्वेश्चन पेपर में भी हमने ये सॉल्व करवा रखा है, तो वहां पे जाके आप देखिए, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा आपको कहाँ पे मैंने बता रखा है। या तो ये अप्लाइड मैथ्स 1 की प्लेलिस्ट में होगा, और या फिर आपको मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट देखेंगे चैनल पे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको कष्ट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, और कोशिश करूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँ, वहाँ पे अगर मुझे आसानी से मिल जाता है तो, ठीक है जी। तो आप इनको कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। और नेक्स्ट मैं और बता दूं आपको, जो इसमें 23 24 25 26 इसमें जो है दो और इम्पोर्टेंट है। 23 और 25 इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन 24 और 26 बहुत रिपीट होते हैं, बहुत रिपीट होते हैं, तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 24, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना है इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5x + 7 अपॉन x - 2 x - 4 और x - 6। तो सिंपल वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है जी। सिंपल वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसको हम क्या करते हैं, ये लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग है, हर में लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग है, तो इस आसानी से x अपॉन x - 2 प्लस b अपॉन x - 4 प्लस c अपॉन x - 6 करके इनको आप चेंज करेंगे, इक्वेशन 1 डालेंगे, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ रख देंगे। शॉर्टकट मेथड भी है इसका और लॉन्ग कट मेथड भी है, दोनों मेथड से मैंने कई बार इसको बता रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है जी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या प्लेलिस्ट में जाके आप पार्शियल फ्रैक्शन की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग वाला वीडियो आप देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ। फिर भी कोई दिक्कत होती तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसको फिर से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है जी। हाँ, और 23 और 24 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कि टू प्रूव दैट TPT cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16, ठीक है। cos 60 डिग्री का मान आपको पता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री के मान हमें पता होते हैं, 40, 20, 40, 80 के नहीं रहते। तो cos 60 डिग्री का मान तो आप रख देंगे 1/2, लेकिन औरों के नहीं रख पाएंगे। उसको कैसे सॉल्व करना है ये भी हमने बता रखा है।
ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, और अप्लाइड मैथ्स 1 की प्लेलिस्ट में जाके इसको भी देख सकते हैं। ये किसी क्वेश्चन पेपर में पहले भी आया है तो इसलिए वहाँ पे हमने सॉल्व कर रखा है, ठीक है जी। इसीलिए मैं इसको फिर से नहीं करवाना चाह रहा हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसको फिर से सॉल्व कर दूंगा। ओके, चारों के चारों जो भी हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 5 क्वेश्चन आपने कर लिए और ये 5 क्वेश्चन आगे तो 50 मार्क्स से जैसे कन्फर्म होंगे, है ना, तो आसानी से आप पास हो सकते हैं। 33 पास होना होता है, 33% से होता है, तो 50 मार्क्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आपके लिए। अगर ये आपने जो मैंने बताए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक, अगर एक एक क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया, देख लिया, तो पास हो जाओगे आप गारंटी के साथ, गारंटी के साथ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लाल रेड बटन है, उसको टच करेंगे, जैसे वो नीला हो जाए, ब्राउन सा हो जाए, रेड हट जाता है, तो समझो कि आपने सब्सक्राइब कर दिया। और बेल आइकन है घंटी बजने का, उसको भी दबा दीजिए, और लाइक भी कर दीजिए करें, और अपने नियर एंड डियर को वीडियो लेक्चर को शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और फिर हमारा उत्साह बढ़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, इसका मतलब हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है और बताने की ज़रूरत है, ठीक है जी। और एक थैंक्स ऐप भी हमें अभी यूट्यूब की तरफ से मिला है। थैंक्स ऐप तो आप लाइक के जस्ट बगल में थोड़ा आगे जाके देखेंगे तो थैंक्स बटन मिला है। थैंक्स ऐप पे जाके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।